नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात कार्यक्रम में। ऐसा बोला जाता है कि जन्म भी निश्चित है, मरण भी निश्चित है। अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण भी निश्चित है। स्मरण योग्य कर्म करने वाले महानुभावों से हम सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक मुलाकात भी कुछ ऐसे ही लोगों से आपका मुलाकात करवाते रहते हैं जिन्होंने जिंदगी से अनुभवों का खजाना लूटे हैं। आइए आज मुलाकात करते हैं विश्व युवा केंद्र के सीईओ श्री उदय शंकर जी से। उदय शंकर जी, आपका स्वागत है इस स्टूडियो में हमारा और इस कार्यक्रम एक मुलाकात में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत करते हैं विश्व युवा केंद्र से। आप इससे जुड़े हैं, बहुत साल से जुड़े हैं और इसके सीईओ के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि विश्व युवा केंद्र युवाओं के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे तो पहले मैं तमाम दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझ जैसे व्यक्ति से भी रूबरू होते हैं और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मौका दिया। युवाओं से जुड़ना हमेशा हमारे एक दिल की करीबी एक रिश्ता होता है, क्योंकि युवा ही हैं जो कि देश को बदल सकते हैं। क्योंकि वो दो पीढ़ी के बीच की कड़ी होते हैं, जहाँ एक तरफ उनको अपने अभिभावक का देखरेख करना और दूसरी तरफ जो आने वाली जनरेशन्स है उसके भी संरक्षक बनकर उनको काम करना। जरूर। इसी अगर मैं बताऊं कि विश्व केंद्र, जैसे आपने पूछा कि क्या है और कैसे है, तो 1958 से इसकी एक तरह से उद्भव हुई। और रजिस्ट्रेशन 1961 में हुआ। विश्व केंद्र की तरफ से दो महानुभाव हमारे यहाँ से थे, एक रविंद्र वर्मा जी थे और एक रामकृष्ण बजाज जी। ये दोनों लोग इंटरनेशनल यूथ को रिप्रेजेंट करते थे इंडिया की तरफ से। तो जब वो बाहर जाते थे तो उनके हमेशा एक ललक होती थी कि भारत में भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हो जो जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा दे पाएं। अच्छा जी, जब आपने ये शुरू किया, इन दोनों शख्स ने ये शुरू किया, तब इंडिया में ऐसा यूथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जी। उस समय यूथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कि जब हम कहीं विदेश में जाते हैं, कहीं भी जाते, तो एक प्रॉपर जगह होता है, एक यूथ संगठन होता है, एड्रेस होता है। भारत में भी क्यों नहीं एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए। प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बताया कि इसका कैसे प्रारूप बनाया जाए। तब आगे जब इसका प्रस्तावना आया तो क्यों नहीं इसको एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में बना दिया जाए। तो मोरारजी देसाई साहब जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो इसके चेयरमैन बने उस समय, फाउंडिंग चेयरमैन, और रामकृष्ण बजाज जी बने मैनेजिंग ट्रस्टी। और उस समय बोर्ड में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी थी, रविंद्र वर्मा जी भी थे, नवल टाटा जी थे, बीरेंद्र शाह थे। तो काफी इसका इतिहास काफी सुनहला रहा है। ऐसे लोगों के साथ इसकी शुरुआत हुई जिनका एक विजन था, जो व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व थे। एक इंस्टीट्यूशंस थे। तो इन लोगों ने विश्व केंद्र का निर्माण किया। मैं आपका बायोडाटा पढ़ रहा था, फैंसा के भी आप नेशनल कन्वीनर है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप जिक्र करेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए। बहुत अच्छे ये आपने प्रश्न किए। इसके बारे में मैं बताऊं कि अभी पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पीछे जा रही है। तो पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रही है कि कैसे सब लोग एकजुट होकर काम करें। तो SDG 6 वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन की बात करता है कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को समग्र रूप से हम कैसे करें, उस पर कैसे कार्य किया जाए, जिससे कि पूरे देश ही नहीं, पूरे एक तरह से यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाए। और इसमें जो विसंगतियां हैं या जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। तो इसके लिए एक नेटवर्क है, फ्रेश वाटर एक्शन नेटवर्क ऑफ साउथ एशिया। ये 8 कंट्री का एक संगठन है और इस नेटवर्क में हमारे 8 कंट्री काम करते हैं। तो जो भारत का जिम्मेदारी दी गई है वो विश्व केंद्र के साथ मुझे दी गई है कि हमारी संस्था इसका नेशनल कन्वीनर के तौर पर है और विश्व केंद्र के जरिए हम भारत के जितने स्वयंसेवी संस्थान हैं उनको हम जोड़ते हैं। और ये रोटेशन बेसिस से इसकी सेक्रेटेरिएट भी चेंज होते रहती है। पिछले 8 वर्षों से भारत में इसकी सेक्रेटेरिएट थी, अभी काठमांडू गया है, फिर रोटेशन होते फिर से भारत में आना है। तो हम लोग सभी मिलकर इसमें काम करते हैं। मुद्दा वही है कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से कैसे
आप सपोज करें जैसे एडोलेसेंट्स गर्ल्स हैं, स्कूल में जो वाश की जो दिक्कत, वाटर सैनिटेशन हाइजीन की जो असुविधाएं हैं, कोई भी बहन जाके आसानी से टीचर से बात नहीं कर पाते हैं, जबकि वो नेचुरल प्रक्रिया है। तो उस दरमियान उनको क्या दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कतें को स्कूल तक हम कैसे सैनिटरी पैड को मुहैया करा सकें, किस तरह से उनमें चेतना जगा सकें कि कैसे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। तो इसी तरह से अभी भी गांव में आप जाएंगे, बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। मेडिकल दुकान पर आप देखेंगे कि फ्रंट पर ऐसी चीजें नहीं लोग रखे हुए होते हैं। तो ये जो किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वॉइसलेस का थोड़ा वॉइस बने और उनको जाहिरी तौर पर हम सरकार तक भी ले जाएं, एनजीओ तक भी ले जाएं, जो फंडिंग एजेंसीज हैं उन तक ले जाएं, और इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा मतलब दबा कर न रखा जाए, बल्कि इस पर बात किया जाए ताकि बच्चे में जागृति आए, क्योंकि ये भी एक दिनचर्या है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और साथ ही साथ वाटर की बात करें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना आज भी कहीं मिल भी जाती है, कहीं नहीं भी मिल पाती है। हाँ जी भाई साहब, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि ड्रिंकेबल वाटर, जिसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, 1% से कम है जितना पानी अवेलेबल है दुनिया में, 1% से कम। तो एक भयानक स्थिति है। फिर भी जैसे आप कह रहे, आप इसके ऊपर काम कर रहे, पर ये आपको क्या लगता है, ये लोगों को इसका जो गंभीरता अभी तक समझ में आया है कि और अवेयर होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है हमें? देखिए, इसमें बहुत जागरूकता की जरूरत है। इसमें सबसे पहली बात तो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन की ही ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा जी। हम आप कोई भी लोग बाहर चले जाएं, आज बेंगलोर जाएं या चेन्नई जाएं, चेन्नई में इतनी पानी की किल्लत हम सुनते हैं, लेकिन वहां भी यदि होटल में हमें रहने की जरूरत हो तो हमें कोई बाहर से देख नहीं रहा है कि कितना पानी हम नहाने में यूज कर रहे हैं। तो जब तक हम रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करेंगे तब तक इस किल्लत को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे और स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस दोनों के बीच अगर समग्रता लाना है, संतुलन लाना है, हर व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल बिहेव करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग का काफी बढ़ चढ़ कर भागीदारी होती है कि कैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेकर हम ऊपर क्लास के लोगों तक कैसे सभी लोगों में जागरूकता लाएं कि वाटर सैनिटेशन की सेंसिटिविटी को समझें, जल की एक एक बूंद की कीमत को समझें, और जल की बूंद का कोई मोल नहीं है, अमूल्य है। तो इसलिए जागरूकता आप जो बता रहे हैं कि सोर्स तो घट ही रहा है, लेकिन जागरूक जब तक हम नहीं होंगे समाज जागरूक नहीं होगा। तो ये व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, स्कूल की बात की आपने कि हम भी ब्रह्म कुमारी में भी जो टच द लाइट कार्यक्रम है वो 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए है, उसी टाइम उसके अंदर मूल्यों की जागृति की जाए। तो वैसे ही आप बोल रहे हैं, जो बिहेवियरल चेंज चाहिए, नल खुला है, पानी बह रहा है, हमें उसका अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो बिहेवियर का चेंज जो है आप छोटे बच्चों को पहले देना चाहते हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? आप स्कूल में जाकर क्लासेस कराते हैं या इसका क्या प्रोसीजर है? इसमें पूरे भारत में एनजीओ का नेटवर्क है, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र बांटते हैं। जैसे कोई यूथ के ऊपर काम करना चाहते, कोई ट्राइबल एरिया में जहाँ पानी की किल्लत के बावजूद अगर वहाँ पानी कहीं बह रहा है जैसे आपने बताया, तो वहाँ के लोगों को अवेयरनेस का करते हैं। तो हर लोगों का काम 5-6 सेक्शन में बटा रहता है कि विमेन ग्रुप के साथ कौन काम करेंगे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ कौन काम करेंगे, इवन फार्मर्स को जागरूकता देने की बहुत जरूरत होती है। फ्लड्स इरिगेशन का समय चला गया, अब स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते हैं। तो वहाँ भी जागरूकता देने की बहुत जरूरत। तो अलग अलग कैटेगरी के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं अलग अलग जगह मिलकर वो काम करते हैं। भारत में 50% से ज्यादा युवा पीढ़ी है। वी आर सरप्राइजिंगली यंग नेशन, ऐसा बोला जाता है। तो युवा पीढ़ी का आपने बताया, आप सॉफ्ट स्किल्स में आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो आपने क्या देखा अपने अनुभव से कि युवा वर्ग में आजकल किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, और आप जो इतने साल से आप देख रहे, कितना वो भरते जा रहे हैं, आपको कितना आगे का फ्यूचर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर मैं पूरे जो अपने जीवन से सीखा उससे अगर मैं निचोड़ निकालूं, तो जब मैं पढ़ाई करता था उस समय इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी।
लेकिन अगर सही जगह पहुंच जाते थे तो एक सीमित लेकिन जरूरत वाली जानकारी हमें मिल जाती थी। जी। आज दो तरीके हैं। एक तरफ विडम्बना ये है कि बिल्कुल आज भी रिमोट एरिया में जानकारी नहीं पहुंच रहा है या लोगों को जागृति नहीं है। दूसरा, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि सिलेक्शन करना मुश्किल हो जा रहा है। तो कहीं सूचनाओं का अंबार है तो कहीं सूचनाओं का बिल्कुल सूनापन है। अब इसके बीच बैलेंस बैठाने की बहुत जरूरत है। इसको कौन बैठाएगा? इसमें जो हम लोग जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। दूसरी बातें, हैव और हैव नॉट्स के बीच आज भी बहुत बड़ा गैप है। कुछ जगह बहुत उच्च शिक्षा में आज हम हर एक, ये बड़े गौरव की बात है कि हम विश्व में हमारे टैलेंट को अलग पहचान मिली है और हर जगह इसे बहुत ही टैलेंटेड कंट्री माना जाता है। दूसरी तरफ जब शिक्षा को हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो आज जो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज कितना उम्दा है। आज एक मिनिस्ट्री ही इसके लिए गठित की गई है कि लोगों को स्किल से जोड़ा जाए। जब स्किल्ड होगा, जैसा कि आपका ब्रह्म कुमारीज की तरफ से भी बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है युवाओं के लिए, तो वैसे ही स्किल की जरूरत है कि जब तक बच्चों को स्किल नहीं करेंगे, लाइवलीहुड से उनको जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको एक एग्जांपल मैं दूं कि मेरे को आप समझाने के लिए बहुत अच्छे से आ जाएं कि हाथ से साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। आप समझाएंगे कि नहीं, जब सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। बहुत अच्छी शिक्षा है। क्या हम इसको एफोर्ड करने के लायक हैं? ये हम तभी लायक हो सकते हैं जब हमारी लाइवलीहुड की व्यवस्था हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए, लाइवलीहुड जनरेशन। और युवा आजकल एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा हैं। उनको खाली ऐसा नहीं चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री जॉब चाहिए। वो ऐसा नहीं चाहते कि केवल छोटा। तो इसी में हम लोग ताना बाना कि कौन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे हम अप्रोच करें कि आप स्किल ट्रेनिंग में चले जाएं। डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हम बात करते हैं कि लाइवलीहुड की कौन से प्रोग्राम चल सकता है। तो युवाओं में जो आपने सबसे क्रक्स जो मैं अगर समझता हूं तो मैं समझता हूं कि युवाओं को मेंटरशिप की कमी है अभी भी। हाँ जी, मेंटरशिप बहुत जरूरी है। उनको सही दिशा में चैनलाइज करने की जरूरत है। युवाओं को हमको देखना है कि देश के निर्माण में हम कैसे इनको लगा सकते हैं, समाज के निर्माण में कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत जरूरी है और हर स्कूल में होनी चाहिए, कॉलेजेस में होनी चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं को चलानी चाहिए। वैसे बहुत बहुत खूब ये जो मेंटर की बात कही आपने, क्योंकि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक व्यक्ति की जिंदगी में अगर एक सही मेंटर मिल जाए, वहां से उनका जिंदगी अच्छा होने लगता है कि इसका बहुत जरूरत है आजकल। पर आजकल रोल मॉडल्स का भी कुछ कमी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे ब्रह्म कुमारी राज्यों का मेडिटेशन, जिसको वैल्यू बेस्ड मेडिटेशन हम कहते हैं, कि केवल ध्यान, कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, अपने अंदर जो निज मूल्य है आत्मा में, उसको जगाने का प्रोसेस ही मेडिटेशन है जो इधर सिखाया जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मेडिटेशन और ये वैल्यू सिस्टम कैसे एक मेंटरशिप लोगों के अंदर पैदा कर सकते हैं और एक अच्छा गाइडलाइन युवाओं को दे सकते हैं? इसमें सबसे तो जब आपने ब्रह्म कुमारीज की बात की है, इतना बड़ा आध्यात्मिक संगठन, इतने बड़े काम इनका कि हम अनेक विश्वविद्यालय की बात कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल एक ही विश्व ने दिया है, वो ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ अगर मैं जो समझ पाता हूँ, सबसे पहले सिखाया जाता है कि जब मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अपने आप को ही मूल्यवान नहीं समझ रहा हूँ, तो हम दूसरे को कैसे मूल्यवान समझेंगे? जरूर। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारा संसार होगा। तो जब हमारे संसार को अच्छा निर्माण करना है तो सबसे पहले तो हमें मैं से हटकर हमें अपने अंदर एक झांकने की जरूरत पड़ेगी, एक पॉज लेना पड़ेगा कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या ऐसे ही काम करें, सैलरी लें, फिर से अपने बच्चों तक अपने दायरा को सीमित रखें, या हम जब इस धरती पर आए हैं तो समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य बना है, हमारी सोसाइटी के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, और अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिली, और जो आपने मेंटरशिप की बात किया, आज दुनिया हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रही है। आज तक कहाँ थी दुनिया?
आज तक क्यों नहीं हैप्पीनेस इंडेक्स की बात? जी। आज तक तो कंजम्पशन के लेवल पर देखा जाता था और उसके बाद अर्निंग के लेवल को देखा जाता था। तो दुनिया तो उलझ के इसी में रह गई कि अगर यदि हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ज्यादा अमीर हैं, या हम ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं ज्यादा अमीर हैं। ऐसी बात नहीं है। कम अर्निंग वाले व्यक्ति को आप बड़े मुस्कुरा के बच्चों के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर साथ में भोजन करते देखे होंगे। और एक ऐसे भी अमीर लोग को हैं कि उनको किसी ऐसे जगह पर, जहां की मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, गम भुलाने के लिए वहां पर एकदम दुखी होकर, तकलीफ होकर रात के अंधेर कोठरी में बैठकर वो रात बिताते हैं। न उनको धन की कमी थी, न उनको शिक्षा की कमी थी। शिक्षित भी थे, धनवान भी थे, लेकिन अंधेरे कोठरी में बिता रहे हैं। और एक कम अर्निंग में भी लोग, कम उपार्जन में भी बड़े खुशी खुशी से। इसका क्या अंतर रहा? अंतर सिर्फ ये रहा कि उसने हैप्पीनेस को समझा है, उसने जिंदगी को जिंदा दिली से जिया है। तो इसी तरह से मेंटरशिप जो यहाँ से शुरू हुआ है, ये मेंटरशिप में बिना वैल्यू एजुकेशन का कुछ नहीं हो पाता। आज हम साइंटिफिक बातें करते हैं, इंग्लिश मीडियम की बातें करते हैं। हमें याद है बचपन में स्कूल में हमें सिखाया जाता था भोजन करने से पहले प्रार्थना करके हम भोजन करें। प्रार्थना करने से वो भोजन नहीं होता था, प्रसाद हो जाते थे। आज यदि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं तो आज चलते चलते, खड़ा रहते रहते जल्दी से भोजन करके चले जाना है। ये अंतर है। तो मेंटरशिप में ये जरूरी है कि हमें वैल्यू एजुकेशन को हमको बहुत बढ़ावा देनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि क्या हमारा एथिक्स है, क्या हमारे नॉर्म्स हैं, क्या हमारे कल्चर हैं, क्या ट्रेडिशन था कि इंडिया, भारत को स्वर्णयुग बोला जाता था और भारत को सोने की चिड़िया बोली जाती थी। तो ये समझने की जरूरत है। बस बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सोच रहा था कि आपने ये जो वैल्यू इरोशन की बात कही आपने, आजकल वो बात नहीं रही। वो भोजन के पहले किसी स्कूल टीचर ने बच्चे को पूछा, ऐसा बोलते हैं कि भोजन करने से पहले तुम प्रार्थना करते हो? तो बच्चे ने बोला जरूरत नहीं पड़ता, मेरे मम्मी अच्छे से भोजन बनाते हैं। तो मतलब अगर भोजन अच्छा नहीं है तो आप प्रार्थना करो। तो इस लेवल पे बच्चे भी अपने राइट ब्रेन से ज्यादा लेफ्ट ब्रेन यूज करके जो सोच रहे हैं आजकल। उदय शंकर जी, आप ब्रह्म कुमारी इसके परिसर में आए हैं, आप 3 दिन का कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपका पहली बार आपका विजिट हो रहा है ब्रह्म कुमारी इसमें। इस कैंपस से, यहाँ के कार्यक्रम से आप क्या प्रेरणा लेके जाएंगे और कैसे अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करने का आपने क्या सोचा है? एक तो सबसे पहले मुझे चलने से पहले ही प्रेरणा मिल गई थी जी कि जो ये सब्जेक्ट था स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट, तो हमने बहुत यूथ पार्लियामेंट का नाम सुना, बहुत में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, लेकिन स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट क्या है? तो जब हमने इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया तो जो यहाँ की बहन जी हैं, दीदी जी हैं, खासकर वहाँ पर रोहित भाई और दीदी अनुसुईया दीदी ने हमें इसके बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि हम इसमें यही समझने का प्रयास करते हैं कि युवा स्पिरिचुअली कितने इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं और कैसे एक देश को रिप्रेजेंट, कल अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो कैसे अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आधी मोटिवेशन तो आप बोलें कि एक पूर्ण मोटिवेशन तो वहीं हमें मिल गया था, विषय वस्तु को और कंटेंट को लेके। जब यहाँ हम आए तो यहाँ हमने देखा कि पूरा एक मतलब आज तक लोग बोलते थे कि एक कोई परिसर का ऐसा एक वास्तु होता है या एक ऑरा होता है जहां लोग जाकर अपने आप को थोड़ा बदले हुए महसूस करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण बदला हुआ महसूस कोई कर ले वहां पर आते हुए, ये तो मैंने इसी अद्भुत पावन भूमि को देखा है। यहाँ के अद्भुत नजारे हैं, ये तो परम पिता परमेश्वर की कृपा है जी। और ये जो राजयोग मेडिटेशन है उदय शंकर जी, जो ब्रह्मा कुमारी इस पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जिसे हम समझते हैं कि एक सतयुग का उदय होगा, कलयुग के बाद अवश्य सतयुग आना है, तो हम उसके इंतजार में नहीं है, हम उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं। तो ये जो राजयोग का मेडिटेशन का जो लाभ है वो बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने जो बताया कि कलयुग और सतयुग और इसके एक समागम की आपने बात की। एक्सट्रीम पेन के बाद क्या होता है?
अगर बहुत ज्यादा दर्द हो उसके बाद क्या होता है, उस दर्द में कमी आएगी। जरूर। मैं एक्सट्रीम दर्द की बात कर रहा हूँ। तो उस दर्द के बाद स्वतः ही आज जो इस पूरे विश्व में जो ये आपाधापी मची हुई है, हर एक दूसरे से आगे निकल जाने होर्स में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अब एक सीमा के बाद शायद विकृति आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं, ऐसे ऐसे चीजें तलाश ली गई है या इजाद कर दी गई है जिससे धरती को नष्ट किया जा सकता है, तुरंत नष्ट किया जा सकता है। तो निर्माण से पहले विध्वंस होता है, विध्वंस के बाद निर्माण होता है। ये तो अलौकिक सत्य है, इसमें तो कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मैं अभी भी इस कलयुग में भी बहुत आशान्वित हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो विषय को समझते हैं, विषय वस्तु को समझते हैं और कहीं न कहीं साइंस टेक्नोलॉजी का अच्छा योगदान क्या हो वो भी समझते हैं। जहां तक राजयोग की बात है, देखिए स्पिरिचुअलिटी का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, अध्यात्म का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। अगर मिट्टी के कोई घर बने हुए हैं तो उसका एक एक कण मिट्टी का ही बना हुआ होगा, और अगर सीमेंट का बना हुआ है तो उसका एक एक कण सीमेंट का। ये भारतवर्ष, ये जो हमारी ये विरासत है, ये स्पिरिचुअलिटी के नींव पर खड़ा हुआ है। ये जाने अनजाने हमने इसमें विकृति पैदा किया, और जब विकृति पैदा हुआ और विकृति अब चरम तक यदि आ गया तो अब योगा, मेडिटेशन, राजयोग, इन चीजों से ही हम अपने समाज को संभाल के रख सकेंगे। आज बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ग्लोबल, हम लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो उसका वेलकम है। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपरा थी, माता पिताजी को पैर छूकर प्रणाम करना, ये संस्कार किसी और देश के पास तो नहीं है। बड़े आए तो उनके लिए तुरंत भाग के बिना उनके पूछे एक गिलास पानी लेकर जाना, ये तो इसी देश ने सिखाया है। आज राजस्थान के किसी ढानी में आप चले जाएं, वो बहन और माताएं बहुत दूर से पानी लाती हैं, लेकिन जब आप उनके दरवाजे पर किसी का एड्रेस भी पूछेंगे तो पहले वो आपको एक गिलास पानी से आपका स्वागत करते हैं। तो राजयोग से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी कमी हमारे देश में ये है कि हम किसी कंटेक्स्ट को के जड़ तक नहीं जाते हैं, जो मेरी समझ है। स्कूल के शिक्षा में अध्याय होनी चाहिए, चैप्टर होनी चाहिए। ये जब बच्चे में इस बारीकी को समझेंगे तो कोई भी चीज को कल्टीवेट यदि करना है, चाहे अच्छे गुण हो, सद्गुण हो या अवगुण हो, बचपन में जो कल्टीवेट होता है वो लाइफ लॉन्ग कैरी करता है। यदि बच्चों में शुरुआत में ही कर दिया जाए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज द बेस्ट फोरम। मेरे को लगता है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो सबसे सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि वहां पर बच्चे आते हैं, वहां बच्चे सीखें। प्राइमरी स्कूल से फिर मिडिल स्कूल जाते, फिर हाई स्कूल में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो कैरी ऑन करते रहेंगे। तो अगर सबसे बड़ा इसका विकल्प है तो दो जगह विकल्प मैं समझता हूँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बहुत बढ़ावा दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत को एक तरह से बहुत पावरफुल बनाया गया है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें दो जगह काम होने की आवश्यकता मैं समझ रहा हूँ। एक, हमारे भाई बहन गांव गांव तक इस बातों को ले जाएं, इनफॉर्मल वे में पंचायत के साथ बैठे, वहाँ के जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, पंचायत में इस चीज़ों की बात करें। और आज देखिए, सबसे बड़ी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि पहले हम योगा करते थे तो एक योगा घर के कोने में करते थे, आज योगा दिवस मनाया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री साहब को इसमें तो हम धन्यवाद दे ही सकते हैं कि उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को एस्टेब्लिश कर दिया। इसी तरह 86 वर्षों से अपने ब्रह्म कुमारी का ये राजयोग चल रहा है। तो इसको एक तरफ तो इनफॉर्मल सेक्टर में जहां भी ग्राम पंचायत से हमें शुरू करनी चाहिए, और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यदि इतना हम एड्रेस कर लेंगे तो मेरे को लगता है कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा। यदि बच्चे नहीं छूटेंगे तो वयस्क नहीं छूटेंगे, और वयस्क नहीं छूटे तो पूरा मतलब जन जन तक राजयोगा पहुंचने की जरूरत है। इस टाइम पे आपने जो बातें रखे और जो एक स्ट्रैटेजी भी दी आपने कि हमें क्या करना चाहिए रूट तक पहुंचने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जिस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं वो और आगे आप बढ़ते रहिए उसमें, और इधर आप आते रहिए, ये हमारा शुभ भावना है। आज की इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा,
और युवाओं को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ, मेरे से उम्र में जो कम है उन्हीं को संदेश दे सकता हूँ। बड़ों से तो सीखना ही सीखना है, सीखना तो छोटे से भी है कि बहुत पोटेंशियल है उनमें। और हमारा जो देश है, हमें कभी भी इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स हमें कभी भी निराशा के सागर की तरफ नहीं बढ़ना है। इतनी आशाएं हैं, इतनी हमारे में क्षमताएं हैं, इसका सही दिशा में हम चैनलाइज करें अपने आप को, रचनात्मक कार्य में हम जोड़ें और छोटे छोटे गतिविधि में अगर हम सकारात्मक पहलू से काम करेंगे तो कब हम साधारण से असाधारण हो जाएंगे इसका हमें भी पता नहीं चलेगा और फिर से हम स्वर्णिम भारत के निर्माण कर सकेंगे। और इसको यदि कोई करेंगे तो युवा भारत ही करेगी और युवा ही करेंगे इसको। जरूर हमारे युवा दर्शक इसके ऊपर गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, आज की मुलाकात में सिर्फ इतना ही, और ये अनुभव से सीखने का और प्रेरणा लेने का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आगे की कड़ी में नए अतिथि के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।